Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का 6 पार्ट। जी हाँ, इस चैप्टर के हम पिछले 5 वीडियो लेक्चर्स में लैंड वाटर की सॉइल की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले इसमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। जी हाँ, इस चैप्टर में हमने लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जैसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था, जिसमें से हमने लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, साथ ही साथ वाटर के बारे में पढ़ लिया है। ये हमारे चैप्टर का आज आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। जी हाँ, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? सारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन्हीं से क्या बनता है? नेचुरल वेजिटेशन। और जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मिला के बनते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ। तो जी हाँ, ये दोनों जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, और इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है, अर्थ को जो चला रहा है, जैसे कि हम फूड चेन की बात पहले कर चुके हैं, बिल्कुल उसी को मेंटेन करने में काम आता है कौन? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और इनका वर्क क्या है, कौन से फंक्शन, कौन सा रोल प्ले करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को, बैलेंस को मेंटेन करने में। तो चलिए हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। तो बायोस्फीयर जो है वो किससे बना हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों आते हैं, कौन कौन से है? नेचुरल वेजिटेशन भी और वाइल्ड लाइफ भी। पेड़ पौधे भी तो जिंदा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम लिविंग थिंग बात कर चुके हैं, रिसोर्सेज चैप्टर में प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्लांट्स हैं वो क्या है? लिविंग में है, जिसमें हमने बायोटिक की बात की है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिलाकर ही क्या बना है? हमारा बायोस्फीयर बना है। बायोस्फीयर में नॉन लिविंग भी आता है ना, तो हमारे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे मिलकर एक साथ रहते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलकर ही क्या कंपोज्ड है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा बायोस्फीयर किससे बना है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बना है। और हम बात करते हैं तो ऑल द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर। और इस बायोस्फीयर में सभी तरह के नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे है ना, झाड़ियां, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारे जो हैं, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जानवर, जो जंगली जीव है ना, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सब मिलाकर ही क्या करते हैं? बायोस्फीयर को कंपोज करते हैं। इनसे ही हमारा बायोस्फीयर क्या होता है? बनता है। और हम बात करते हैं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? हम आपको बताते हैं। देखिए, प्लांट जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सनलाइट आती है तभी। यानी प्लांट को एनर्जी कौन दे रहा है? सन। प्लांट को कौन खाता है? डियर। डियर को कौन खा लेता है? लॉयन। यानी अगर सन नहीं तो प्लांट नहीं, प्लांट नहीं तो डियर नहीं, और डियर नहीं तो लॉयन नहीं। यानी प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेंगे, तो लॉयन भी कुछ नहीं खा पाएगा, है ना। सन नहीं रहेगा तो प्लांट का कोई काम नहीं है। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे बायोलॉजिकल साइकिल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि सारे नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो जाएगी तो एनिमल जिंदा रहेंगे, नहीं रह सकते, और सारे एनिमल खत्म हो गए तो नेचुरल वेजिटेशन भी रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ एनिमल जैसे कि लॉयन, टाइगर, प्रीडेटर्स, शिकार करने वाले जानवर, प्रीडेटर्स जिनको कहा जाता है, अगर वो खत्म हो जाए, चारों तरफ हर्बीवोरस एनिमल्स आ जाए, यानी जो सिर्फ पेड़ पौधे, प्लांट्स खाते हैं, तो कोई भी प्लांट को पेड़ बनने से पहले ही वो क्या करेंगे? खा लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन उगने ही नहीं पाएगी अर्थ के ऊपर, सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे हर्बीवोरस वाले। इससे क्या होगा? परेशानी होगी। नेचुरल वेजिटेशन और ये जो हमारा इकोसिस्टम वो बिगड़ जाएगा। इससे तो कहा गया है कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस को मेंटेन करने के काम आते हैं कौन? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक, जिस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है जिंदा रहने के लिए, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इकोसिस्टम, है ना। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डिपेंडेंट नहीं बोल रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट। यानी लॉयन, अगर लॉयन जो है डियर के ऊपर डिपेंड है, तो डियर भी लॉयन या प्लांट वगैरह इन सब नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड है, ऐसा मान लीजिए आप। यानी नेचुरल वेजिटेशन के बिना वाइल्ड लाइफ नहीं रह सकती, वाइल्ड लाइफ के बिना नेचुरल वेजिटेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसको इंटरडिपेंडेंट बोला गया है, ना कि डिपेंडेंट। सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट, और एक दूसरे के ऊपर दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है तो कहते हैं उसे इंटरडिपेंडेंट। ठीक है,
तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने सर्वाइवल के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए। इसी चीज को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। दिस सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और हम अगर बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हमें क्या काम देते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशन से क्या फायदा है, वाइल्ड लाइफ से क्या फायदा है। तो नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ना सिर्फ ह्यूमन के लिए, बाकी दूसरे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फूड, खाना, हमें खाना भी मिलता है, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट खाते हैं और कई सारे एनिमल्स प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, है ना। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ट्रीज इनकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, हम बात कर चुके इसी चैप्टर में, है ना, थर्ड वीडियो लेक्चर में, सेकंड वीडियो लेक्चर में, ठीक। और अवेलेबल वाटर, पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है तो पानी हमें मिलते रहता है, पानी अवेलेबल होता है। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फूड देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, सॉइल को बचाता है, और साथ ही साथ हमारे लिए और भी वर्क, जैसे कि पानी को बचाने काम, पानी को उपलब्ध वाटर अवेलेबल कराने काम कौन करता है, नेचुरल वेजिटेशन। तो देखा आपने कि नेचुरल वेजिटेशन कितने काम की चीज है, कितना फायदा कराती है हमारा और इन्वायरमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो जो वाइल्ड लाइफ है, वेयर इज वाइल्ड लाइफ हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, और जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या करता है, हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। वाइल्ड लाइफ जो है दूसरे वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स ट्रीज को ज़्यादा खा लेते हैं उनको मार के रखते हैं, है ना, कंट्रोल में रखते हैं। वाइल्ड लाइफ जब डेथ होती है वाइल्ड लाइफ की, वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है और ऑर्गेनिक मैटर बनता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या बनाते हैं, ह्यूमस, और ह्यूमस से सॉइल की फटरी बढ़ती है तो और प्लांट्स उगते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यही बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में ये जो भी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर में ही रहते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना अपने सर्वाइवल के लिए, इसी सिस्टम को कहा जाता है क्या, इको सिस्टम। ठीक, हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, फूड, है ना, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हो, साथ ही साथ वाटर अवेलेबल कराते हैं। और तो और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल को, फूड चेन को बनाए रखते हैं। तो ये हमने बात की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जी हाँ, हम नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से 4 भागों में देखते हैं, सबसे पहला है जो फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से पहला टाइप क्या होता है, एक तो होता है फॉरेस्ट, जिसे हम जंगल बोलते हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, है ना। जंगल क्या होता है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ना कि सिर्फ झाड़ियाँ हो, है ना, छोटे छोटे पेड़, बहुत ऐसे भी नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और घने पेड़ होते हैं, तब जंगल हम बोलते हैं। ऐसा नहीं एक पेड़ यहाँ पर है, फिर और देख रहे हैं 200-400 मीटर की दूरी पे दूसरा पेड़, तीसरा पेड़ हुआ हुआ है, तो इसको हम फॉरेस्ट नहीं बोल सकते। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे लार्ज ट्रीज उगे हों, कैसे एकदम डेंसिटी ज्यादा हो, है ना, ज्यादा घना हुआ हो, तब उसको हम क्या बोलते थे, फॉरेस्ट। तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट है। दूसरा जो टाइप का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान। तीसरा जो होता है स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब छोटी झाड़ियां, झंगाटियां, है ना, कांटे वाले पौधे, जैसे कि आपने डेजर्ट में आप देखते हो अक्सर छोटी छोटी झाड़ियां दिखते हैं कहीं कहीं पे स्मॉल पैच में, ठीक है। और चौथा जो टुंड्रा। टुंड्रा वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, टुंड्रा मतलब वो वेजिटेशन जो बर्फीले वाला, बर्फ जो रहता है ना, बर्फीली, पूरा बर्फ वाले इलाके में पाया जाता है, जहाँ बर्फ के पहाड़ हो, स्नोफॉल होता हो, उस एरिया में पाया जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। चलिए हम इनको डिटेल में और समझते हैं, एक करके डिटेल में इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फॉरेस्ट वाले नेचुरल वेजिटेशन की। तो जो फॉरेस्ट है, जंगल होते हैं, वही 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एवरग्रीन और दूसरा डेसिडियस। एवरग्रीन मतलब वो फॉरेस्ट जो जिसमें पाए जाने वाले पेड़ जो होते हैं वो हमेशा हरा होता है, नाम से देख रहे हैं एवरग्रीन मतलब ये पेड़ अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ाते हैं। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीक। टीक मतलब सागौन का पेड़, है ना, आप देखते होंगे उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं मार्च अप्रैल मई में, यानी 3 महीने में पेड़ ऐसा लगता है पूरी तरह से सूख गया है, वो एक साथ अपने सारे पत्ते झड़ा देता है ना। तो हम उसको डेसिडुअस फॉरेस्ट में रखेंगे, उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं रख सकते, उसको हम कहाँ रखेंगे, डेसिडुअस। तो आप समझ गए होंगे एवरग्रीन किसको बोलते हैं। एवरग्रीन मतलब वो पेड़ जो सारे पत्ते अपने एक साथ नहीं झड़ाते, थोड़े थोड़े पत्ते झड़ाते हैं, इसलिए वो हमेशा हरे दिखाई देते हैं। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट में वो पेड़ आते हैं जो अपने सारे पत्ते एक साथ झड़ा देते हैं, जैसे मॉनसून आता है फिर से उनमें पत्ते आ जाते हैं। तो इस तरह से उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। आपको समझ में आ गया फॉरेस्ट किस 2 टाइप के हैं।
है ना। ये डिसिडियस और दो टाइप में बटा हुआ है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। जी हाँ, ट्रॉपिकल थोड़ी कम बारिश वाला और डिसिडियस थोड़ा सा ज्यादा ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। और देखिए इस फॉरेस्ट को आप दो टाइप तो जान गए हैं, एवरग्रीन और डिसिडियस। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, तो द टाइप ऑफ फॉरेस्ट और द टाइप ऑफ ट्रीज विच डू नॉट शेड देयर लीव्स suddenly, all do not shed their leaves suddenly are known as evergreen forest. The type of forest which trees do not shed their leaves suddenly या together are known as evergreen forest. या फिर इसको और बोलिए आप, पत्ते नहीं झड़ाने के अलावा आपको डेफिनेशन नहीं जम रहा है तो उसको आप अलग तरीके से बोलिए कि द ट्रीज विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द होल ईयर, जो साल भर पूरी हरे रहते हैं, उस तरह के जंगल को हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम ही उसका एवरग्रीन है। और डिसिडियस का अपोजिट कर लीजिए, जो साल भर ग्रीन नहीं रहता या जो एक साथ अपने पत्ते झड़ा देता है, बिल्कुल। द ट्रीज विच डू नॉट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द होल ईयर, या फिर द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स टुगेदरली, the trees which shed their leaves togetherly throughout the year, या फिर in a particular time of year, a particular period of year, particular month are known as deciduous forest. कहने का मतलब यह है कि वो पेड़ जो अपने पत्ते एक साथ झड़ा लेते हैं उन्हें हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। वो पेड़ जो अपने पत्ते एक साथ नहीं झड़ाते, थोड़े थोड़े पकड़ के झड़ाते हैं, उन्हें हम एवरग्रीन कहते हैं। तो ये होगा हमारा फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट क्या होता है, वो पेड़ पाए जाते हैं जो ऊंचे होंगे, बड़े होंगे। फॉरेस्ट उन्हीं इलाकों में ज्यादा पाए जाएंगे जहां पर बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि बड़े पेड़ हैं, इन्हें पानी ज्यादा चाहिए होगा। तो ज्यादा पानी मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा ट्रीज होंगे। मोर वाटर मोर ट्रीज, लेस वाटर लेस ट्रीज, यानी जहां पर हैवी रेनफॉल होता होगा, टेम्परेचर थोड़ा लो होता होगा, बारिश ज्यादा होगी मतलब टेम्परेचर कम होगा ही, ठीक। तो इस तरह का अगर टेम्परेचर कंडीशन होगी, क्लाइमेट मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अपने आप में फॉरेस्ट उगता हुआ दिखाई देगा, ठीक। आप किसी एकदम हॉट वाले क्लाइमेट वाले एरिया में देख लीजिए, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात होगा, इन यहाँ पर आपको ज्यादा जंगल दिखाई नहीं देंगे, या फिर एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड क्या होते हैं, ग्रासलैंड में घास के मैदान, यानी इसमें पेड़ तो नहीं दिखेंगे आपको, ऊंची ऊंची घास मिलेगी, 4 से 5 फीट तक की ऊंची घास भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पेड़ ज्यादा पाए नहीं जाते। ये इसका रिजल्ट क्यों है, क्योंकि ये जो है मीडियम बारिश वाले, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी ना हो, बहुत कम बारिश ना हो, उस तरह के इलाकों में पाई जाती हैं। यानी ज्यादा बारिश होती है तो फॉरेस्ट मिलेगा, यानी हैवी रेनफॉल फॉरेस्ट एग्जिस्ट, मीडियम रेनफॉल ग्रासलैंड एग्जिस्ट। आपको समझ लेना है, ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। मीडियम बारिश होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मीडियम रेनफॉल, तो क्या होंगे, हमारे ग्रासलैंड पाए जाएंगे। ग्रासलैंड में झाड़ियां मिलती हैं, है ना, ग्रासलैंड बड़ी ऊंची ऊंची घास उगते हैं। सवाना का जो घास का मैदान है, सवाना का जो जंगल है, बहुत ज्यादा फेमस है ना, सवाना ग्रासलैंड आर मोस्ट फेमस, अफ्रीकन ग्रासलैंड आर मोर फेमस, है ना। आपने अक्सर वो डिस्कवरी चैनल में देखा होगा या वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा, शेर जिसमें छिप के रहता है, पूरा सैफ्रॉन सूखा सूखा येलो येलोविश कलर का पूरा घास होता है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे, है ना, जिसमें छिपे रहते हैं चीता, लेपर्ड, लॉयन, डियर, है ना, जेब्रास। तो वो जो पूरा देखते हैं छोटी छोटी घासें उगी हैं, वो हमारा ग्रासलैंड है, बहुत फेमस है वो, ठीक। हम बात करते हैं तीसरे की, स्क्रब्स की। हमारा जो तीसरा नेचुरल वेजिटेशन है वो है स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब क्या, बुशेस, छोटी झाड़ियां। जी हाँ, हर्ब्स, श्रब्स, ये जो छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, ये देखिए आप इस तरह से कंपेयर कीजिए, ज्यादा रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल, लेस रेनफॉल, और यहाँ तो स्नोफॉल होते हैं, वहाँ रेन नहीं, वहाँ स्नोफॉल होते हैं, बर्फ की बारिश होती है। तो आपको क्लियर रखना है, टेबल भी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बना हुआ है। ज्यादा बारिश होती है तो जंगल मिलते हैं, ना ज्यादा होती है ना कम, मीडियम होती है तो फिर हमें ग्रासलैंड दिखाई देते हैं, और मीडियम से थोड़ी कम होती है तो हम क्या मिलेंगे, स्क्रब्स मिलते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। अक्सर आपने डेजर्ट वाले कम देखा होगा कि उधर सैंड में, रेत में कहीं कहीं झाड़ी उगी हुई है, फिर थोड़े दूर और जाएंगे तो कैक्टस उगा मिलेगा। इस तरह की झाड़ियां उगती हैं कांटे वाले, है ना, तो इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर कांटे होते हैं, कांटे वाली झाड़ियां होती हैं, थॉर्नी बुशेस होती है ना, कांटेली झाड़ियां होती है, जैसे बबूल का पेड़ उग जाता है, कैक्टस उग जाता है, एलोवेरा जैसी चीजें यहाँ उग जाती हैं। तो इसे कहा जाता है क्या, स्क्रब्स कहा जाता है ना। ये उस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है जहाँ पर लेस रेनफॉल वाले एरिया में और हाई टेम्परेचर और लेस रेनफॉल, ठीक, उसमें मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रब्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा टुंड्रा, चौथा जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, वो है टुंड्रा। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, वो वेजिटेशन जो हमें स्नोफॉल वाले एरिया में, बर्फीली वाले इलाके में ना, उस इलाके में पाई जाती है, बहुत ज्यादा कोल्ड, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ठंड हो, जहाँ पे स्नो गिरता हो, स्नोफॉल होता हो, उस एरिया में हमें टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। जैसे कि इसमें लीचेंस मिलेंगे आपको, लीचेंस एल्गी, एक टाइप की एल्गी होती है ना, मोलासेस, जैसी चीजें पाई जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन।
अक्सर आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री ऐसा होता है, पाइन ट्री देखा होगा आपने ऐसा कोनिकल शेप में। वो कोनिकल क्यों होता है ऐसा स्पाइन शेप में, ताकि जब बर्फ गिरे तो बर्फ नीचे से ऐसे जो धीरे धीरे सरक जाए, यानी उसके ऊपर जमा ना रहे, वरना उसके लीव्स सड़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उस शेप में बनी है। तो टुंड्रा वेजिटेशन में आपको ऐसे चौड़े पत्ते वाले कभी भी पेड़ आपको दिखाई नहीं देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बर्फ वाले इलाके होंगे आपको ऐसे ब्रॉड लीव्स वाली पेड़ नहीं दिखाई देगा, आपको वो स्पाइन्स यानी कांटे वाली, है ना, नीडल लाइक शेप की आपको पेड़ देखने मिलेंगे। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करना है, उन्हें कैसे बचाना है। तो उन्हें बचाने से पहले, यानी उनके बचाने की बात करने से पहले, उनके कंजर्वेशन की मेथड्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि उन्हें नुकसान कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि अगर हम उनके नुकसान को जान पाएंगे तभी उन्हें बचा पाएंगे। तो हमें पढ़ना होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कौन से फैक्टर्स उनका नुकसान कर रहे हैं, कौन से फैक्टर से उन्हें नुकसान हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ों को काटने से ही पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन कारण है जिससे नुकसान पहुंच रहा है नेचुरल वेजिटेशन को। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ नहीं तो उस पर रहने वाले जानवर भी नहीं रहेंगे, पेड़ के ऊपर बहुत से जानवर रहते हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल, मंकीज से लेके स्क्वायरल तक, इससे लेके बर्ड्स तक, है ना, बहुत से इंसेक्ट्स फीड करते हैं उसके ऊपर। तो पेड़ नहीं तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं, यानी जंगल भी नहीं, वाइल्ड लाइफ भी नहीं। तो बहुत जरूरी है पेड़ को बचाना, उनका डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना, है ना। हमको ये तो समझ में आ गया कि नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान कैसे हो रहा है। पहले नुकसान की बात कर रहे हैं, तो नुकसान किससे होता है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, हम ह्यूमंस जो हमारी एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि हम खेती के लिए लैंड बनाना, एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन। दूसरा, कंस्ट्रक्शनल लैंड, यानी जगह जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं, फैक्ट्री बनाना है तो जंगल काटो, घर बनाना है तो जंगल काटो, खेती करना है तो जंगल काटो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए हम अपनी एक्टिविटीज से, अपने काम से जंगल को नुकसान पहुंचाए, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और तो और हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे रबर बनाना है तो हमें ट्री चाहिए, हम पेड़ काट लेते हैं, उससे रबर बनाते हैं, उससे हम लोग पेपर बनाते हैं, है ना। दूसरी चीजें जैसे कि बास्केट, जो लकड़ी का वुडन बास्केट, वुडन फर्नीचर, सब हम पेड़ से ही बनाते हैं। तो ये सब के लिए हम लकड़ी काटते रहते हैं, जंगल काटते रहते हैं। और भी कई कारण है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, हम हंटिंग करते हैं, हंटिंग मतलब शिकार करते हैं। पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है जानवरों को मारना और उसे बेचना, स्मगलिंग करना बोलते हैं, इसे तस्करी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जानवरों की पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो ये सब कारण है जिनसे नेचुरल वेजिटेशन को क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने बात की है फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, हंटिंग, पोचिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का, नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान होने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके कंजर्वेशन की। तो नुकसान को रोक देंगे तो हम अपने आप क्या कर लेंगे, कंजर्वेशन कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं कैसे कंजर्व किया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से नुकसान होता था तो हमें क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन, हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ काटेंगे नहीं, पेड़ बचाएंगे, साथ साथ पेड़ लगाएंगे। तो ये हमारा पहला हो गया मेथड कंजर्वेशन करने का। और हम क्या करेंगे, जो हमारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है उसको लिमिट में रखेंगे, है ना। हम ज्यादा उस लैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो जंगल वाला होगा, हम उस लैंड का इस्तेमाल करेंगे जो खाली पड़ी जमीन है, बंजर है, जिसपे कुछ नहीं उगता, है ना, उस पर हम आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। खेती के लिए हम कम से कम लैंड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जंगल वाले लैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, तो जंगल अपने आप कंजर्व हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन कंजर्व हो जाएगा। और नेचुरल वेजिटेशन कंजर्व होगा तो अपने आप क्या बच जाएंगे, जानवर बच जाएंगे। और तो और हमें हंटिंग, पोचिंग पे रोक लगाना होगा, यानी शिकार की मनाही करनी होगी। जो भी जानवरों को मारेगा उससे जेल होगी, जुर्माना होगा। कोई भी जानवरों की स्मगलिंग, जानवर बेचता हुआ, खरीदता हुआ पाया गया जंगली जानवर, तो उसको पकड़ा जाएगा, है ना, उसके ऊपर केस होगा, उसे जेल में डाला जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा उसे। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ जानवरों को बचाने के लिए हमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, इस तरह की चीजें बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा नाम, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, है ना। ये जो नेशनल पार्क होते हैं, मतलब क्या होता है, बहुत बड़े एरिया को, कई किलोमीटर एरिया के जो जंगल होते हैं उसको पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फेंसिंग लगा देते हैं और उसमें सबकी जाही मनाना, कोई भी उसमें जा ही नहीं सकता, यानी सबको मना होता है उसमें जाना, है, जबकि जाने की मनाही होती है उसमें, बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के, परमिशन लिए बिना कोई नहीं जाता है। आपने देखा होगा लोग जाते हैं जंगल सफारी पे ना, गाड़ी में बैठ के जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हैं, देखते हैं, टिकट लगता है, उसके लिए गाइड रहता है। तो इस तरह से जंगल, अगर वो जंगल पूरा तरह से कंजर्व है, यानी चारों तरफ से फेंसिंग है, गवर्नमेंट के अंडर है, नेशनल पार्क है, तो उसमें कोई जा नहीं सकता। उसकी देखभाल करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं कि कोई जानवर ना मारे, कोई पेड़ ना काटे, है ना।
तो इस तरह से हम पेड़ों को, जंगलों को बचा सकते हैं। तो ये हमारी मेथड है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। तो हमने बात की है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। पहले हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान, नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान कैसे हो रहा है, फिर हमने बात की उन फैक्टर्स को रोक देंगे अपने आप कंजर्वेशन हो जाएगा, फिर हमने वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन की कंजर्वेशन की बात की। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हमने बात की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की। जी हाँ, हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन 4 भागों में डिवाइड है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और साथ ही साथ किसका, टुंड्रा वेजिटेशन का, जिसे स्नो वाला वेजिटेशन कहा जाता है। हमने देखा कि फॉरेस्ट और 2 भागों में बटा हुआ है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा फॉरेस्ट, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डेसिडुअस फॉरेस्ट। जी हाँ, तो हमने इसकी बात की। उसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करना है, उनका नुकसान कैसे हो रहा है ना, तो उन्हें कंजर्व करने के मेथड्स की हमने बात की है। ठीक, तो इतना सारा हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लैंड, वाटर, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ का 6th और आखिरी वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर। हमने लैंड, सॉइल, वाटर, साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उनका कैसे नुकसान हो रहा है, हमने उनके क्लासिफिकेशन भी पढ़े, साथ ही साथ उन्हें बचाने के उपाय, उनके कंजर्वेशन के मेथड भी पढ़े। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो इसी तरह से ध्यान से देखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए विद्यास्थली वाले सर।